स्वागत। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण विषय की तह तक जा रहे हैं। संविधान आखिर है क्या? हाँ, ये सवाल सुनने में सीधा लगता है पर इसकी परतें बहुत हैं। बिल्कुल। हमारे पास संविधान की अवधारणा और संवैधानिक सरकार इस विषय पर कुछ नोट्स और लेख हैं, और आज हमारा मिशन है कि इनके जरिए संविधान के सार को समझें। मतलब इसका अर्थ क्या है, ये काम क्या करता है, कितने तरह का होता है, हाँ, और एक अच्छे एक असरदार संविधान में क्या खूबियां होनी चाहिए। और वो जरूरी सवाल भी। हाँ, वो भी कि क्या सिर्फ एक संविधान का दस्तावेज होना ही काफी है या फिर कुछ और भी चाहिए, जिसे संविधानवाद कहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं शब्द कॉन्स्टिट्यूशन से ही। हाँ। ये लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटरिस से निकला है। इसका मतलब होता है स्थापित करना या व्यवस्था करना। तो बहुत ही सरल भाषा में कहें तो संविधान उन बुनियादी नियमों और सिद्धांतों का एक सेट है, एक संग्रह है, जो तय करता है कि कोई सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी। हाँ, कैसे काम करेगी, और उस सरकार का अपने नागरिकों के साथ क्या रिश्ता होगा। मतलब नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे। ये एक तरह से ब्लूप्रिंट है पूरे सिस्टम का। सही कहा। इसे कई नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे देश का मौलिक कानून, राज्य का सर्वोच्च कानून, शासन का यंत्र। ये नाम ही अपने आप में बताते हैं कि ये कितना केंद्रीय है, कितना जरूरी है। और कई राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इसे परिभाषित करने की कोशिश भी की है। जैसे गिलक्रिस्ट कहते हैं कि ये नियमों का वो संग्रह है जो सरकार का संगठन, उसके अलग अलग अंगों में शक्तियों का बंटवारा और इन शक्तियों के इस्तेमाल के सामान्य सिद्धांत तय करता है। गेटल भी कुछ ऐसे ही कहते हैं। वो राज्य के स्वरूप, शक्तियों के बंटवारे और सरकार जनता के संबंधों पर जोर देते हैं। वे इसे देश की पूरी शासन प्रणाली ही कह देते हैं। वे मानते हैं जो सरकार के अंगों का ढांचा और मुख्य काम तय करता है। तो मतलब मूल बात यह है कि संविधान शासन चलाने की बुनियादी नियम पुस्तिका है। बिल्कुल। और ये सिर्फ सरकार के लिए नियम तय नहीं करता, जैसा आपने पहले कहा, ये पूरे राजनीतिक समुदाय के लिए एक आधार बनाता है, एक ढांचा देता है जिसके अंदर रह के ही सब काम करते हैं। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये एक राजनीतिक और कह सकते हैं सामाजिक दस्तावेज भी है। अच्छा, तो ये सिर्फ नियमों का संग्रह नहीं है, इसके काम भी काफी व्यापक हैं। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। हाँ। संविधान के जानकार हैं एलियट बुल्मर। उन्होंने इसके कई अहम कामों की सूची बनाई है। कुछ तो बिल्कुल साफ है, मतलब जाहिर से लगते हैं। हाँ, जैसे कि संविधान ही बताता है कि राजनीतिक समुदाय की सीमाएं क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, उसके अधिकार क्या हैं। ये एक तरह से देश की पहचान और उसके मूल्यों का घोषणा पत्र भी हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा हमने कहा, ये नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य तय करता है। साथ ही ये देश की राजनीतिक संस्थाओं जैसे संसद, सरकार, न्यायपालिका, इनकी स्थापना करता है और उनके कामकाज के नियम बनाता है। ये तो हुए मुख्य काम, लेकिन कुछ और भी हैं जिन पर शायद उतना ध्यान नहीं जाता है ना। बिल्कुल। जैसे अगर देश में सरकार के कई स्तर हैं, मान लीजिए केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, तो उनके बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा या वो शक्तियां साझा कैसे करेंगे, ये भी संविधान ही तय करता है। अच्छा। कुछ देशों में तो संविधान राज्य का आधिकारिक धर्म भी घोषित कर सकता है और क्या कहते हैं, धार्मिक और सेक्युलर सत्ताओं के बीच संबंध भी तय कर सकता है। हालांकि ये हर जगह लागू नहीं होता, जाहिर है। हाँ, ये बात भी है। और एक और अहम बात, संविधान देश को कुछ खास सामाजिक, आर्थिक या विकास के लक्ष्यों की तरफ बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध भी कर सकता है। सही कहा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि संविधान की भूमिका कितनी गहरी और फैली हुई हो सकती है। ये सिर्फ राजनेताओं के लिए नियमों की किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समाज के मूल्यों, उसके लक्ष्यों और उसकी बनावट को भी शक्ल दे सकता है। ये दिखाता है कि संविधान एक स्थिर दस्तावेज होने के बजाय एक गतिशील शक्ति भी हो सकता है। तो जब संविधान इतने सारे महत्वपूर्ण काम करता है, तब सवाल उठता है कि एक अच्छा या प्रभावी संविधान कैसा होना चाहिए। क्या इसके कोई पैमाने हैं? हाँ, स्रोत बताते हैं कि कुछ गुण हैं जो एक अच्छे संविधान में होने चाहिए। पहला गुण बताया गया है संक्षिप्तता, ब्रेविटी। हाँ, मतलब कि संविधान सटीक हो, उसमें फालतू की बातें ना हो। अगर वो बहुत लंबा और उलझा हुआ होगा तो उसकी व्याख्या करना, उसे समझना और लागू करना मुश्किल हो जाएगा। और उससे भ्रम भी पैदा हो सकता है। बिल्कुल, और विवाद भी बढ़ सकते हैं। सही। और इसी से जुड़ा है दूसरा गुण, स्पष्टता, क्लैरिटी। हाँ, यानी संविधान की भाषा साफ और सीधी होनी चाहिए ताकि आम लोग भी उसे आसानी से समझ सकें। अगर भाषा बहुत जटिल होगी तो वो कुछ खास लोगों तक ही सीमित रह जाएगा। बिल्कुल।
और स्पष्टता के साथ ही आती है निश्चितता। हाँ, मतलब प्रावधानों का अर्थ साफ होना चाहिए, उसमें अस्पष्टता या दोहरे अर्थ की गुंजाइश कम से कम हो। अगर मतलब साफ नहीं होगा तो व्याख्या करने वालों, खासकर न्यायाधीशों को ज्यादा आजादी मिल जाएगी। हाँ, अपने हिसाब से व्याख्या करने की। बिल्कुल, जिससे अनिश्चितता बढ़ सकती है। अगला गुण है व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। अब इसका मतलब ये नहीं कि संविधान बहुत लंबा हो जाए। नहीं, इसका मतलब है कि वो सरकार की शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों जैसे जो जरूरी मसले हैं उनको ठीक से कवर करे। कोई जरूरी चीज छूटनी नहीं चाहिए, वरना बाद में झगड़े होंगे, मुकदमेबाजी होगी। सही। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है उपयुक्तता, सूटेबिलिटी। ये क्या है? मतलब संविधान ऐसा होना चाहिए जो उस देश के लोगों की जरूरतों, उनकी उम्मीदों और उनकी परिस्थितियों के मुताबिक हो। हर देश का अपना इतिहास होता है, अपना समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति होती है। हाँ, हर देश अलग है। तो किसी एक देश का बेहतरीन संविधान जरूरी नहीं कि दूसरे देश के लिए भी उतना ही कारगर हो। उसे जमीन से जुड़ा होना चाहिए, वहां के हालात के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल सही। फिर आता है स्थिरता, स्टेबिलिटी का गुण। ये भी बहुत जरूरी है। संविधान में इतनी स्थिरता होनी चाहिए कि वह देश में राजनीतिक टिकाऊपन ला सके। उसे रोज-रोज या बहुत आसानी से बदला नहीं जा सकना चाहिए, वरना उसके प्रति सम्मान कम हो जाएगा। हाँ, और लोग उसे गंभीरता से नहीं लेंगे। स्थिरता से ही कानून का राज मजबूत होता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है ना? स्थिरता के साथ एक और गुण जरूरी है और यहीं पर संतुलन साधना होता है। बिल्कुल, वो गुण है अनुकूलनशीलता, अडेप्टेबिलिटी। संविधान को पत्थर की लकीर नहीं होना चाहिए। समाज बदलता है, नई चुनौतियां आती हैं, नई जरूरतें पैदा होती हैं, तो संविधान में इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि वो इन बदलते हालातों के साथ खुद को ढाल सके, अडेप्ट कर सके। इसी वजह से अक्सर कहा जाता है कि संविधान को एक जीवित दस्तावेज यानी लिविंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, जो स्थिर भी हो और जरूरत पड़ने पर बदल भी सके। स्थिरता और अनुकूलनशीलता के बीच ये संतुलन बनाना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, बिल्कुल। अगर संविधान बहुत कठोर होगा, मतलब बदलने में बहुत मुश्किल, तो वो समय के साथ अप्रासंगिक हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा। और अगर बहुत लचीला हुआ तो उसमें मनमाने ढंग से बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे अस्थिरता आ सकती है। ये संतुलन कैसे सधता है, ये अक्सर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। अच्छा, और यहीं से हम संविधानों के अलग-अलग प्रकारों को समझने की ओर बढ़ते हैं। सही कहा। दुनिया भर के संविधान एक जैसे नहीं है, उन्हें कई आधारों पर बांटा जा सकता है। एक तरीका है ये देखना कि वे बने कैसे। क्या वे धीरे धीरे विकसित हुए या उन्हें एक बार में बनाया गया? हाँ, यानी विकसित, इवॉल्व्ड बनाम निर्मित संविधान। विकसित संविधान, जैसे आपने ब्रिटेन का उदाहरण दिया। हाँ, ब्रिटेन का संविधान किसी एक समय पर लिखा नहीं गया। वो सदियों की परंपराओं, रीति रिवाजों, अदालती फैसलों और संसद के कानूनों से मिलकर धीरे धीरे बना है। ये एक तरह से ऑर्गेनिक ग्रोथ जैसा है। दूसरी तरफ निर्मित संविधान वे हैं जिन्हें एक खास समय पर सोच समझकर किसी संविधान सभा या ऐसी ही किसी संस्था ने बनाया और लागू किया है। जैसे अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान। हाँ, ये आमतौर पे एक लिखित दस्तावेज के रूप में होते हैं। और यहीं से दूसरा वर्गीकरण आता है जो काफी हद तक पहले जैसा ही है, लिखित बनाम अलिखित संविधान। लिखित संविधान में ज्यादातर नियम और प्रावधान एक या कुछ औपचारिक दस्तावेजों में दर्ज होते हैं। अमेरिका, भारत, फ्रांस, कनाडा, ये सब लिखित संविधान के उदाहरण हैं। जबकि अलिखित संविधान में ज्यादातर नियम लिखे हुए नहीं होते। वो परंपराओं, प्रथाओं, महत्वपूर्ण कानूनों और अदालती फैसलों में बिखरे होते हैं। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इजराइल इसके मुख्य उदाहरण हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है, जैसा एक्सपर्ट्स कहते हैं, कि कोई भी संविधान पूरी तरह लिखित या पूरी तरह अलिखित नहीं होता। हाँ, ये एक डिग्री का फर्क है। लिखित संविधानों में भी परंपराएं होती हैं, अलिखित नियम होते हैं, और अलिखित संविधानों में भी महत्वपूर्ण लिखित कानून होते हैं, जैसे ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा या बिल ऑफ राइट्स। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण वर्गीकरण संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। हाँ, जिसे लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने लोकप्रिय बनाया। कठोर, रिजिड बनाम लचीला, फ्लेक्सिबल संविधान। कठोर संविधान वो है जिसमें संशोधन करना मुश्किल होता है। उसके लिए एक खास और अक्सर जटिल प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। हाँ, जो सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया से अलग और ज्यादा मुश्किल होती है।
ये संवैधानिक कानून और साधारण कानून में साफ फर्क करता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के संविधान कठोर माने जाते हैं। वहीं लचीला संविधान वो है जिसमें संशोधन करना उतना ही आसान होता है जितना साधारण कानून बनाना। इसके लिए किसी विशेष प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। ब्रिटेन का संविधान इसका क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल, जहां संसद साधारण बहुमत से संविधान में बदलाव कर सकती है। और यहाँ भारत का संविधान फिर से एक दिलचस्प मिसाल पेश करता है ना? हाँ बिल्कुल, भारत का संविधान न तो पूरी तरह कठोर है न ही पूरी तरह लचीला। इसमें दोनों का मिश्रण है। कैसे? देखिए, कुछ प्रावधान हैं जो संसद साधारण बहुमत से बदल सकती है, जो लचीलापन दिखाता है। कुछ के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत की जरूरत होती है, जो कठोरता लाता है। और कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, खासकर जो संघीय ढांचे से जुड़े हैं, उनके लिए विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी जरूरी होती है। ये इसे काफी कठोर बना देता है। तो ये मिश्रण भारत को स्थिरता भी देता है। हाँ, और बदलती जरूरतों के हिसाब से ढलने की क्षमता भी। ये काफी अनूठा संतुलन है। अच्छा, अगला वर्गीकरण इस आधार पर है कि देश में राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों, जैसे हमारे यहाँ राज्य सरकारें हैं, उनके बीच शक्ति का बंटवारा कैसे होता है। हाँ, यानी संघीय फेडरल बनाम एकात्मक यूनिटरी संविधान। संघीय व्यवस्था में संविधान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों को स्पष्ट रूप से बांटता है। और दोनों सरकारें अपने अपने दायरे में स्वतंत्र होती हैं और अपनी शक्ति सीधे संविधान से प्राप्त करती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं होता अपने क्षेत्र में। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब संघीय देशों के उदाहरण हैं। इसके उलट एकात्मक व्यवस्था में सारी शक्तियां मुख्य रूप से राष्ट्रीय सरकार में केंद्रित होती हैं। अगर क्षेत्रीय सरकारें होती भी हैं तो वे अपनी शक्तियां राष्ट्रीय सरकार से प्राप्त करती हैं और उसके अधीन काम करती हैं। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। हाँ, चीन, इटली, नॉर्वे, ये सब एकात्मक व्यवस्था के उदाहरण हैं। और फिर से भारत की बात करें तो विशेषज्ञ इसे अक्सर अर्ध संघीय, क्वाजी फेडरल कहते हैं। केसी वियर ने यह शब्द इस्तेमाल किया था। हाँ, क्योंकि यहाँ शक्तियों का बंटवारा तो है संविधान में, जो संघीय लक्षण है, लेकिन साथ ही कई ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र सरकार को राज्यों के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं, खासकर आपातकाल जैसी स्थितियों में। बिल्कुल। तो इसमें एकात्मक व्यवस्था के भी तत्व मौजूद हैं, इसलिए इसे पूरी तरह संघीय कहना मुश्किल है। एक और नजरिया है जो इलियट बुल्मर ने दिया है, जो संविधान के उद्देश्य और प्रकृति पर आधारित है। हाँ, प्रक्रियात्मक बनाम निर्देशात्मक संविधान। प्रक्रियात्मक संविधान मुख्य रूप से सरकार की संरचना, उसकी शक्तियों की सीमाएं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं व मानवाधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। ये बताता है कि सरकार कैसे काम करेगी। बिल्कुल, ये एक तरह से फ्रेमवर्क सेट करता है, जबकि निर्देशात्मक संविधान इससे एक कदम आगे जाता है। ये न केवल ये बताता है कि सरकार कैसे काम करेगी, बल्कि ये समाज के लिए कुछ व्यापक लक्ष्य भी निर्धारित करता है जिन्हें सरकार को हासिल करना चाहिए। जैसे सामाजिक न्याय का लक्ष्य, या आर्थिक समानता का, या पर्यावरण संरक्षण का। ये केवल कैसे पर नहीं, बल्कि क्या हासिल करना है पर भी जोर देता है। तो ये ज्यादा एक्टिविस्ट किस्म का हुआ, आप कह सकते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये दिखाता है कि संविधान सिर्फ शासन का ढांचा नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने का एक जरिया भी बन सकता है। इस सारे वर्गीकरण दिखाते हैं कि संविधान कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं। हाँ, कोई एक फिट फॉर ऑल मॉडल नहीं है। तो हमने संविधान के अर्थ, काम, गुण और प्रकारों को समझा, लेकिन अब हम उस महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ, कि क्या सिर्फ संविधान का होना काफी है? क्या किसी देश में सिर्फ एक संविधान का दस्तावेज होना ही काफी है? क्या लिखित संविधान होना ही सब कुछ ठीक होने की गारंटी है? यहीं पर संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की अवधारणा सामने आती है। बिल्कुल। ये दोनों शब्द संविधान और संविधानवाद गहरे जुड़े हैं, लेकिन एक नहीं है। इनमें एक बहुत जरूरी फर्क है और इसे समझना बहुत जरूरी है। क्या फर्क है? देखिए, पहली बात, ऐसा हो सकता है कि किसी देश में संविधान तो हो पर संविधानवाद ना हो। अच्छा, कैसे? मिसाल के तौर पर इतिहास में देखिए या आज भी देखिए, कई तानाशाहों ने भी अपने देशों के लिए संविधान बनाए हैं या बनवाए हैं, लेकिन वो खुद कानून से ऊपर होते हैं, उनकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं होता। जहाँ शासक की शक्ति असीमित हो, वहाँ संविधानवाद हो ही नहीं सकता, भले ही कागज पर संविधान मौजूद हो। तो संविधानवाद का असली मतलब क्या है फिर? संविधानवाद का असली मतलब है सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। ये इस विचार पर आधारित है कि सरकार की शक्तियां असीमित नहीं होनी चाहिए, उन पर अंकुश होना चाहिए, सीमाएं होनी चाहिए।
ये मनमानी सत्ता का विरोध करता है। संविधानवाद तभी होता है जब देश का संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, उन्हें अलग अलग अंगों में बांटता है और ये सुनिश्चित करता है कि सरकार भी कानून के दायरे में रहकर ही काम करे। यानी संविधान एक दस्तावेज है, जबकि संविधानवाद एक सिद्धांत है, एक विचार है, एक राजनीतिक संस्कृति है। हाँ, काफी हद तक आप ऐसा कह सकती हैं। संविधानवाद ये मानता है कि सरकार नागरिकों के लिए है, न कि नागरिक सरकार के लिए, और इसीलिए सरकार की शक्तियों पर सीमाएं होनी जरूरी हैं ताकि वो नागरिकों के अधिकारों का हनन न कर सके। और ये भी कि सरकार जवाबदेह हो। बिल्कुल, ये भी माना जाता है कि संवैधानिक सरकार को मूल रूप से लोकतांत्रिक होना चाहिए, जहां शक्ति जनता से आती है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। मनमानी शक्ति, चाहे वो संविधान से ही क्यों न मिलती दिखे, संविधानवाद के विचार के सख्त खिलाफ है। कुछ परिभाषाएं हैं जो इस बात को और साफ करती हैं। जैसे फ्रेडरिक कहते हैं कि संविधानवाद सरकारी कार्रवाई पर प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था है। हाँ, प्रभावी नियंत्रण, ये शब्द महत्वपूर्ण है। रूसे किसे अनिवार्य रूप से सीमित सरकार कहते हैं, जो शासकों की बेलगाम इच्छा के उलट होती हैं। वेयर ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि संवैधानिक सरकार का मतलब सिर्फ संविधान के मुताबिक चलने वाली सरकार से ज्यादा है। अच्छा। हाँ, इसका मतलब है मनमानी सरकार के विपरीत कानून के अनुसार चलने वाली सरकार, ऐसी सरकार जो खुद संविधान की शर्तों से बंधी हो, न कि सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों की मर्जी से चले। ये बेमा भी यही कहते हैं कि सरकार तभी संवैधानिक है जब शासक खुद उन नियमों और सिद्धांतों के अधीन हो जो उनकी शक्ति को सीमित करते हैं। तो सार ये हुआ कि संविधानवाद सिर्फ एक दस्तावेज का नाम नहीं, बल्कि उस पूरी भावना और व्यवस्था का नाम है जो ये पक्का करती है कि शक्ति सीमित हो, जवाबदेह हो और कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ का पालन हो। बिल्कुल, ये सिर्फ संविधान का कागज पर होना नहीं, बल्कि जमीन पर उसका लागू होना और उसकी सीमाओं का सम्मान होना है। ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी, चाहे वो सरकार ही क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। हाँ। तो आज हमने संविधान की अवधारणा को कई कोणों से देखा, उसका अर्थ समझा, उसके अनेक काम देखे, एक अच्छे संविधान के क्या गुण हो सकते हैं इस पर बात की, और दुनिया में मौजूद अलग अलग तरह के संविधानों को भी जाना। और हमने संविधानवाद के उस बेहद अहम विचार पर भी जोर दिया कि सिर्फ संविधान का होना ही काफी नहीं है। असली चीज है सरकार की शक्तियों पर वास्तविक और प्रभावी सीमाएं होना और शासन का कानून के अनुसार चलना। हाँ। इन विचारों को समझना हमें ये परखने में मदद करता है कि अलग अलग देश कैसे चलाए जा रहे हैं और क्या वहां वाकई सत्ता सीमित और जवाबदेह है या नहीं। ये राजनीति, शासन और अपने अधिकारों को समझने के लिए आप कह सकती हैं बुनियादी ज्ञान है। बिल्कुल। और अब अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। किसी संविधान के पन्नों पर लिखे गए महान आदर्शों और जमीनी हकीकत में कितना फासला हो सकता है? एक देश के पास दुनिया का सबसे प्रगतिशील, सबसे विस्तृत और अधिकारों से भरपूर संविधान हो सकता है कागज पर। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या ये अपने आप में गारंटी है कि वहां वास्तव में संवैधानिक सरकार है और संविधानवाद की जो आत्मा है वो जिंदा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि लिखित शब्द और वास्तविक अमल के बीच के इस संभावित अंतर को कैसे समझा जाए और कैसे पाटा जाए। बिल्कुल। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।